सिर्फ कुछ दिन और एक एग्जाम जो बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। 3 मई नीट एग्जाम। क्या आप तैयार हैं? अब पढ़ाई नहीं, सही स्ट्रेटजी जीतेगी। बायोम के एक्सपर्ट टीचर बताएंगे कि आप आखिरी दिनों में क्या करें और क्या आपको नहीं करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं बायोम के एक्सपर्ट टीचर, जिनमें हैं केमिस्ट्री के एक्सपर्ट चंदन गुप्ता सर, फिजिक्स एक्सपर्ट संतोष सर और बायोलॉजी एक्सपर्ट नवजीवन सर। हेलो हेलो बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके लिए 3 मई एक बहुत बड़ा दिन है और अब बाकी जो टाइम बच गया है इसमें आप क्या करें क्या नहीं करें, इसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं बायोलॉजी में नवजीवन सर का। वो आपको बताएंगे कि इन आखिरी दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नवजीवन सर। थैंक यू संतोष सर। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हैं, नीट में बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा 50% है, 720 में 360 नंबर। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरे एक्यूरेसी के साथ अपने बायोलॉजी के पेपर को बनाएं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आखिरी एक सप्ताह में आप अपने एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम हैं, टेबल हैं और चार्ट हैं, उनका विजुअल रिकॉल करें। और कुछ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स जैसे कि जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, इवोल्यूशन, पूरा फिजियोलॉजी, ह्यूमन और इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट का पूरा कंसोलिडेटेड वे में चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। बहुत आसानी से आप पूरे बायोलॉजी में 360 में 360 मार्क्स ला सकते हैं। और लास्ट के मोमेंट में अपना नर्व ब्रेक नहीं करें बायोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए। नया कुछ भी मत पढ़ें, बस पुराना जो भी थ्योरी पढ़े हैं उसका लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट लाइन को देख लें और रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाएं। पॉजिटिव रहे, सेल्फ कंटेन्ड रहें अपने आप में और एक अच्छे माहौल में सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखते हुए जाके आप नीट का एग्जाम दें। अब आपको बात कराते हैं अपने संतोष सर से, जो आपको फिजिक्स के बारे में गाइड करेंगे। सर। थैंक यू सर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि फिजिक्स जो है वो थोड़ा नीट में बच्चों को टफ लगता है, तो ये सब बातें अब सोचने का वक्त नहीं है। आप जितना भी टेस्ट बायोम के द्वारा अभी बचा हुआ है उसे जरूर दीजिए। कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिविटी कैसे आती है? नेगेटिविटी आती है नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव लोगों से मिलने से, नेगेटिव बात करने से। जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है बहुत सारी परेशान आत्माएं मार्केट में घूमना स्टार्ट करती हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप उन सब से बच के रहें। अगर किसी फ्रेंड से मिलते भी हैं तो पॉजिटिव बात करें, ठीक है। देखो, बच्चों को सबसे ज्यादा जो तंग करता है कि क्या होगा, ठीक है, पता नहीं क्या होगा। तो ये आधी बात है बच्चों। इसको मैं आज आपको पूरा करके बता रहा हूं कि पता नहीं क्या होगा और जो होगा वो देखा जाएगा। तो आप ये जो बात है ये भूल क्यों जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। तो बस ये रखें अपने दिमाग में। और जहां तक फिजिक्स की बात है कि ये लास्ट में आप मॉडर्न फिजिक्स के सारे चैप्टर्स जो है एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिए। और टेस्ट आप समय को बाउंड करके अगर घर में दे रहे हैं तो समय को बाउंड करके आपको देना है अभी भी, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप जितना मर्जी उतना टाइम ले रहे हैं 50 क्वेश्चन बनाने में। अगर आपको घर में 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप 50 मिनट देख के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और उसके बाद पॉजिटिव रहिए। जैसा कि मैंने कहा, जब भी किसी फ्रेंड से मिलिए तो पॉजिटिव बात ही कीजिए। अच्छा, मान लो अगर दिमाग में बहुत स्ट्रेस हो जाए, तो देखो एग्जाम में स्ट्रेस होना स्वाभाविक है, सबको होता है, आपको नहीं हो रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि भाई डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ठीक है। तो डर अभी सब बच्चों को लग रहा है, आपको लग रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं ये बड़ी बात है, ठीक है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक सचिन तेंदुलकर जो है भारत के बहुत महान बल्लेबाज हुआ करते थे। जब वो मैदान में उतरते थे तो पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, 140 करोड़ जनता का उम्मीदों की बोझ वो अपने कंधे पे उठा के रखते थे। तो एक बार किसी ने पूछा कि भाई कैसे इतना स्ट्रेस जो है वो आप मैनेज करते हैं? तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया
कि मैं जब मैदान में उतरता हूँ तो मुझे सिर्फ बॉल दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखता है। तो बस यही बात है बच्चों कि आप पॉजिटिव जितना रहेंगे, जितना अपने आप को शांत रखेंगे, ठीक है, जितना अंदर से कॉन्फिडेंस रखेंगे, भरोसा रखेंगे, उतना ही आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, अब मैं चंदन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो केमिस्ट्री के बारे में कुछ कहें। थैंक यू संतोष सर। अब अभी 1 वीक लगभग बचा हुआ है एग्जाम में, तो उसको मेन अभी जो लास्ट मोमेंट पे बच्चों के मन में निगेटिव थॉट ही आता है ज़्यादा। उनको अभी ये लग रहा होगा कि हमारा बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है पेपर में, एक्यूरेसी कम है। तो आप इन सब पे कैसे कंट्रोल करोगे, वो अभी ज़्यादा मतलब ध्यान देना पड़ेगा। गलतियाँ सबसे हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि केवल आपसे हो रहा होगा। आप जो भी आपको सिखाया गया है कि जो आपसे गलती अभी एग्जाम में हो रहा है, उसका हम लोग जो है वो क्या होता है उसको नोट्स करते थे, उसमें जो भी उसका कॉन्सेप्ट होता था उसको रिवाइज करते थे। तो अभी सबसे पहले अभी जो लास्ट के मोमेंट में अभी आपको करना है कि जो भी आपने ये जो भी आपका गलती होता था उसका आपने जो नोट्स बनाया था उन सब कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट में आपका लैकिंग हो रहा था वो आपका बार बार गलत हो रहा होगा। तो उन सब को आप पहले अच्छे से रिवाइज करो, तो वो सब आपका फ्री रिवाइज हो जाएगा जो आपसे गलत हो रहा हो। दूसरा क्या है, लास्ट मोमेंट पे अभी क्या करना है कि जितने भी फॉर्मूला है फिजिकल केमिस्ट्री के, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए हो पहले, जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि आपको बनाना है, आपको बहुत लोगों ने बनाया भी है, तो जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाया है उस शॉर्ट नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज करो। कुछ कॉन्सेप्ट भी उसमें लिखे हुए हैं, कुछ उसमें फॉर्मूला है, वो सब आप पहले अच्छे से रिवाइज कर लो पूरी शॉर्ट नोट्स को। उसके बाद एनसीईआरटी में जैसे ऑर्गेनिक में क्या करना है कि जो भी नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक में दिया हो उन सभी नेम रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी नेम रिएक्शन का या नेम रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो उसको आपको रिवाइज कर लेना है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से नेम रिएक्शंस वगैरह सब रिवाइज कर लीजिए। फिर कुछ टेस्ट है जैसे एल्डिहाइड केटोन में है कि एल्डिहाइड के लिए कौन है, केटोन के लिए क्या है। एमीन में जैसे है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का कैसे हम लोग क्या पता करते हैं। फिर अल्कोहल में है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मतलब ये सब जो टेस्ट है वेनेडिक टेस्ट, ये सब ग्लूकोज के लिए, फ्रक्टोज के लिए, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इन सबको आप अच्छे से देख लो, मतलब नेम रिएक्शन और पूरा टेस्ट। उसके बाद क्या करना है कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है जैसे बायोमोलिकुल्स है, तो आपने बायोमोलिकुल्स पहले पढ़ा होगा, एक बार जो भी आपने अंडरलाइन किया हुआ है बायोमोलिकुल्स उसको एक बार देख लो, तो दूसरे क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है। फिर एक फर्स्ट चैप्टर जो ऑर्गेनिक में होता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें क्रोमेटोग्राफी है या जेलडॉल मेथड, डोमास मेथड है, नाइट्रोजन एस्टिमेशन, ये सब है। तो उससे आप देखेंगे पिछले साल भी 2 क्वेश्चन आया था और वो सब टॉपिक बहुत लोग छोड़ देता है। तो एग्जामिनर को भी तो ये पता होगा कि बच्चे ये टॉपिक छोड़ के आते हैं, तो उनको आपको पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपने पढ़ा होगा तो उसमें अंडरलाइन किया होगा एनसीईआरटी में, एक बार उसको आप देख लीजिए तो आपका ऐसा ऑर्गेनिक हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में क्या करिए कि एनसीईआरटी में जो भी आपने इनऑर्गेनिक अंडरलाइन किया है, जो मेन पॉइंट है, जो जैसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है या कुछ एक्सेप्शंस वगैरह है, या जैसे कोऑर्डिनेशन में कुछ स्टेबिलिटी का मान लीजिए कुछ एक्सेप्शंस है, कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है, कभी दोनों होता है, तो इन सब चीजों पे जरा देखिए कि क्या क्या उस टाइप का कुछ एक्सेप्शंस सब है, तो उन सबको आप अच्छे से कर लीजिए। फिर जो भी आप क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो पार्ट था इनऑर्गेनिक में जो प्रैक्टिकल में ऐड हुआ है, ठीक है कि नहीं, वो सब जो केटायन और एनायन का सब है वो सब अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसको भी बच्चा बहुत कम ध्यान देता है। तो लास्ट मोमेंट पे उन सब चीजों करिए तो सब्जेक्ट तो आपका हो जाएगा, या सब्जेक्ट आपका लगभग हो भी गया होगा, बस आपको एक बार गो थ्रू करना है। मतलब आपको ये करना है क्या कि आप ये जो लास्ट मोमेंट का जो 5-6 दिन का टाइम है उसमें आपको सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ना है कि आपको लगे कि हमारा पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि हम इंपॉर्टेंट पढ़ ले कि हम ये आता है तो ये पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने 2 साल में जो भी सिलेबस पहले कभी पढ़ा होगा, आप ये कोशिश करिए कि उनको एक बार शॉर्ट में हम गो थ्रू कर ले पूरा। और जब हम एग्जाम में बैठे तो हमारे दिमाग में 4 फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, मैं अभी तक लगातार 2 दिन या 3 दिन में मैंने पूरा का पूरा थ्योरी और फॉर्मूला में एक बार रिवाइज करके आया हूँ, या जो भी हमारा निगेटिव हो रहा था उस पर भी मैं कंट्रोल करके आया हूँ। तो एक पॉजिटिव थॉट के साथ एग्जाम में बैठना है, ये नहीं कि। और एक दूसरी बात ये भी है कि बहुत बच्चे जब एग्जाम देते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पे जब एग्जाम देता था तो मैं 700 लाता था तो मैं 700 ही लाऊंगा और उसी हिसाब से मैं अपना एटीट्यूड लेके बैठूंगा एग्जाम में। एग्जाम में आपका कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। एग्जाम में
बस आप सामने क्वेश्चन रहेगा, आप जैसा क्वेश्चन का रहेगा डिमांड, आप उस तरह से बिहेव करिए। अगर आपको लग रहा है पहला क्वेश्चन ही पढ़े बहुत टफ है, टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा डक कर लीजिए, आगे बढ़िए। मतलब स्मार्टली पेपर को हैंडल करना है, और वो पेपर अगर टफ भी है तो उसमें मैक्सिमम कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, ये प्लानिंग लेके चलिए कि हमें उस पेपर में मैक्सिमम स्कोर करना है। क्योंकि अगर टफ पेपर होगा तो जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा वो ज्यादा रैंक लाएगा, यहाँ मार्क्स का तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा सीक्वेंस का है, बहुत बच्चे, पिछले साल भी ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ के बच्चे थे जो पहले क्लास में जितने भी टेस्ट होते थे सब में फिक्स बनाते थे, वहां गए एग्जाम में फिक्स बनाए, फिक्स में लगातार नहीं बना, पूरा का पूरा डिमोटिवेट होने लगा। तो उससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट जो चूज करते हैं बनाने का, उसको हमेशा आप रखिए प्रॉपर। जैसे बायोलॉजी, अभी का जो पैटर्न है, जो पेपर का लेवल आ रहा है, उस हिसाब से आपका सीक्वेंस हमेशा ये होना चाहिए, जैसा आपको बताया भी गया, आप लोगों ने सही भी किया है। बायोलॉजी सबसे पहले बनाइए, फिर केमिस्ट्री बनाइए, और फिर फिजिक्स बनाइए। बायोलॉजी भी जब आप बना रहे होंगे तो आप एक टाइम रखिए कि ये नहीं कि बायोलॉजी बनाने में 1.5 घंटा लगा दिया। अगर आपको लग रहा है कि बायोलॉजी में भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लेंथी टाइप का है, तो आप उसको भी डक करके उसको आप पॉइंट हाईलाइट कर दीजिए कि हम इसको देखेंगे बाद में। फिर अब जब केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो केमिस्ट्री में लग रहा है कि नहीं, कोई ऐसा है जो न्यूमेरिकल जो नया टाइप का है, या हमको उसको सोचने में टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग है, उसको भी आप छोड़ दीजिए। आप वहां पे मार्क कर दीजिए कि भाई ये बनने वाला तो है लेकिन टाइम लगेगा। मतलब जो क्वेश्चन देखते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनने वाला होता है, उसको एक बार आप बना लीजिए पूरा चीज। केमिस्ट्री और ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों का सीक्वेंस इस तरह से रखिए, आप एक बार में बना लीजिए कि कितना क्वेश्चन आपसे बनता है। फिर आप दूसरे फेज में जाके फिर से उस पेपर को बनाइए जो आपको आपने लगा था कि हमने छोड़ दिया है और ये सब क्वेश्चन हमसे बन जाता। तो इस तरह से आप जब 2 फेज में पेपर बनाएंगे, 3 फेज में बनाएंगे, तो आपका पेपर में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे आसान क्वेश्चन आपका आता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा, और ये कभी होना नहीं चाहिए। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, एक टफ क्वेश्चन बना दिए मान लीजिए और एक आसान क्वेश्चन गलत कर दिए, तो फिर रैंक, अगर आसान क्वेश्चन गलत होता है या छूट जाता है तो उससे रैंक बहुत ज्यादा नीचे आता है। टफ पेपर हो सकता है, मान लीजिए टॉप के 500 बच्चे बनाए होंगे, ये मीडियम लेवल का पेपर मान लीजिए 30,000-50,000 बच्चा बनाया होगा, तो उसमें यही होता है कि आसान पेपर हमारा गलत ना हो। इसका यही तरीका होता है कि अच्छे क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए मार्क करके और आगे बढ़ जाइए। आसान जो भी पेपर क्वेश्चन है उसको बना लीजिए, उससे क्या होगा, आपका सिलेक्शन कभी ये नहीं होगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, सर हम तो पूरा फिजिक्स देखे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चों को सुनने को मिलता है क्लास एग्जाम से आते हैं, बाहर निकलते हैं, रोने लगते हैं, सर मैंने तो पूरा फिजिक्स ही छोड़ दिया। ये सब चीजें उनके पास है, उनके साथ ऐसा होता है जिनका एक्सपीरियंस कम एग्जाम देने का, बहुत एग्जाम दिए हो। अभी भी 2 से 5 का जो टाइम है, जो एग्जाम नीट का होगा, उस टाइम पे डेली आप पेपर दे ही रहे हो, हमारे यहाँ डेली हो रहा है वो पेपर। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा अभी नहीं है, किसी का सेंटर दूर है, वो चला गया है, तो अभी भी मेरा ये सलाह है कि आप 2 से 5 का जो टाइमिंग है उसमें आप कोई मॉक टेस्ट बनाए, ठीक है, ताकि आपका वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एक्टिव रहे उस टाइम के लिए। और दूसरा क्या है, स्लीप अच्छा लीजिए। अभी लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं है कि हम रात को पूरा पढ़ रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ हमारा बॉडी का अच्छा होना चाहिए। खान पीन पे भी थोड़ा भी ध्यान दीजिए। जैसे अभी का मौसम है, बहुत बच्चा मान लीजिए ठंडा पानी कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा, तो उससे अगर तबीयत कुछ भी हल्का सा भी अगर तबीयत खराब होगा तो एग्जाम में इफेक्ट करेगा। तो अभी आपको एकदम थोड़ा हेल्दी फूड लेना है, अच्छे से स्लीप करना है, और पूरा बॉडी को तैयार करना है उस एग्जाम के लिए जो 3 तारीख को होना है। और हम लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हमेशा हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, आपने भी बहुत मेहनत किया है, मुझे पूरा विश्वास है। और विश्वास है कि बायो विश्व इतिहास लिखेगा, और इतिहास लिख रहा है और फिर से दोहराया जाएगा। थैंक यू ठीक है। चंदन सर। थैंक यू अच्छा, एक लास्ट सवाल जीवन सर, कि मान लीजिए कोई बच्चा को बहुत स्ट्रेस हो ही जाता है, जी। अब क्या स्ट्रेस ऐसी चीज है कि समझाने से ही दूर हो जाए? ऐसा तो नहीं है। नहीं। मान लीजिए कि बच्चा को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाए, क्या करना चाहिए? कुछ टिप्स दीजिए। उस केस में बच्चे को इनहेल एक्सेल करने का प्रोसेस जो है, सांस आप लीजिए 4 सेकंड तक, फिर उसको होल्ड करके रखिए, और होल्ड करने के बाद 8 सेकंड बाद उसको धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए। इस तरीके से आप, अगर आप पैनिक हैं परीक्षा में, या आपके हाथ में स्वेटिंग वगैरह हो रहा है, तो आपको ये रिलैक्सेशन हो सकता है कि मिल जाए। और अपने आप को अभी आइसोलेशन में मत रखिए, पेरेंट्स से या कोई भी ऐसे लोग जो जिनसे आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं, जो आपको समझ रहे हैं, आपके परीक्षा के समय को देख रहे हैं कि आप कितना मेहनत किए हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आपको सराहना मिले, पॉजिटिव बातचीत सुनने को मिले। पीयर कंपटीशन और पीयर कंपैरिजन से बचे। दोस्त को फ़ोन करके ये नहीं पूछे कि तुम्हारा टेस्ट में कितना आया है, मेरा टेस्ट में कितना आया है। अगर इन सब चीज़ों से आप बच के अपने आप को सकारात्मक रख के परीक्षा में जाते हैं, तो जैसा कि हम लोग
टीम ने काम किया है, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा और आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे नीट में। थैंक यू नवजीवन सर। तो देखिए बच्चों, सारे शिक्षकों का जो एक कंक्लूजन ये है कि आप जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में सर ने बताया कि आपको फार्मूला याद करना, फार्मूला तो फिजिक्स में भी होता है। तो आप क्या कीजिए कि एक सादा पेज लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ जैसे जिसको मैं यूज किया करता था। एक सादा पेज लीजिए, अगर आपको कोई चैप्टर मान लो ग्रेविटेशन है, उसका फार्मूला रिवाइज करना है, एक सादा पेपर लीजिए और उसको अपने मन से याद करके जितना भी फार्मूला आपको याद आ रहा है चैप्टर का, वो आप लिख सकते हैं उस पर। अगर आपको जितना याद आया आपने लिख लिया, उसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट से उसको मिलाइए कि कौन से फार्मूले में क्या गलती हुई है। ठीक है, तो फिजिक्स में भी आपको ऐसे करके फार्मूला याद करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अब जितना आपने पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए और याद रखिए कि फिजिक्स में हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर कम इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके सिलेबस का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन 2025 में इतना क्लासिक क्वेश्चन नीट ने पूछा, मतलब जो किसी बुक में अवेलेबल नहीं था। तो चैप्टर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो फिजिक्स में, आपके लिए सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर ने बहुत अच्छा टिप्स आप लोगों को दिया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। बायोम आपके साथ खड़ा है। कोई भी परेशानी अगर आपको होती है तो आप अपने टीचर से, बायोम के मैनेजमेंट से कांटेक्ट कीजिए, आपको तुरंत हेल्प मिलेगी और आप एकदम निश्चिंत होकर एग्जाम में जाइए और विजय प्राप्त करके आइए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट All the best. बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। तो एक्सपर्ट के बातचीत से आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब सिर्फ मेहनत नहीं, सही डायरेक्शन आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आप भी 3 मई को नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को सेव कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।